यहाँ पे जब तारा जो है वहाँ पे पहुँचती है डॉक्टर के यहाँ पढ़ाने, तो जब वो अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनको बुलाती है, किक्के, गुल्ली वे सभी को बुलाती है कि आ जाओ बच्चों। तो उसे ये नहीं पता होता है कि इस समय जो है पंजाब में क्या स्थिति है, यानी लाहौर पंजाब की कठिनाइयाँ क्या हैं और कैसे सब हिंदू मुस्लिम में आपस में बढ़ चुके हैं। तारा देखती है कि आंगन सूना सा लग रहा था। नीचे के आंगन में चेतू पानी डाल डालकर खटर पटर बाल्टियां पटक पटक कर फर्श धो रहा था। तारा ने उसे पुकार कर बच्चों के विषय में पूछा। चेतू ने उत्तर देने के लिए हाथ की जो बाल्टी थी फर्श पर पटकी और बताया, बच्चे दूसरे आंगन में हैं, नहीं पढ़ेंगे। माँ जी ने कहलाया है कि हमें बच्चों को पढ़ाने की अब जरूरत नहीं है। तारा का मन धक से रह गया। वो लौटने के लिए जीने की ओर घूम रही थी। उसी समय बाईं ओर से पुकार सुनाई दी, तुम हो तारा? डॉक्टर प्राणनाथ, यानी जो है उनके सामने डॉक्टर प्राणनाथ ने सामने आकर चेतू द्वारा दी सूचना में संशोधन किया। बच्चों को लूट रही हो? ये सब लोग बच्चों वाली गए हैं। आओ उधर आ जाओ। असद भी बैठा है, उधर ही बैठकर बात करेंगे। डॉक्टर प्राण इतने साधारण ढंग से बोले मानो चेतू द्वारा दी गई सूचना का कुछ महत्व नहीं था, परंतु तारा के लिए उस बात का ही महत्व था। घर का वो भाग केवल डॉक्टर का था, वहाँ कोई स्त्री नहीं रहती थी। उधर जाते उसे संकोच हुआ, परंतु डॉक्टर साहब की बात की अवहेलना वो कैसे करती। तारा पिछले वर्ष भी इस घर के 3 से साढ़े 4 वर्ष तक के बच्चों किक्के, भोली और गुल्ली की छुट्टियों में 3 महीने पढ़ा चुकी थी। पढ़ाना क्या था, वो घंटे डेढ़ घंटे बच्चों को चित्र और कागज पेंसिल से खेलना सिखा जाती। जदयू के कहने पर डॉक्टर साहब ने तारा को सहायता के लिए ही ट्यूशन लगा दी थी। गत वर्ष डॉक्टर साहब ये ट्यूशन लगाकर और 100 रुपए अग्रिम देकर शिमला भी चले गए थे। युद्ध तो समाप्त हो चुका था, परंतु पंजाब का गवर्नर जब तक उन्हें परामर्श के लिए बुला ही लेता था। इस वर्ष तारा ने स्वयं जयदेव से कहकर ट्यूशन के लिए डॉक्टर साहब से अनुरोध किया था। वो चाहती थी कि कुछ रुपया हो जाए तो सर्दियों के लिए कोट और कपड़े बनवा लेगी। इस वर्ष डॉक्टर प्राण ने शिमले जाना आवश्यक नहीं समझा। तारा बच्चों को पढ़ाने आती थी तो कभी कभी घर पर मिल जाते थे और उसे बुलाकर हालचाल भी पूछ लेते या चाय पीने के लिए भी कह देते। इस घर की स्त्रियां पहले तारा से अच्छी भली बोलती चालती, परंतु उन्हें उसे डॉक्टर के अकेले भाग में जाते देखा और उसके साथ चाय पीने की बात सुनी तो उससे बोलना ही छोड़ दिया। अब वे उसकी ओर कटाक्ष कर आपस में मुस्कुराने लगती। ये देखकर तारा का मन बहुत कुंठित होता। असद को डॉक्टर के यहाँ तारा के ट्यूशन कराने की बात तो मालूम हो गई थी। वह तारा को यहाँ आकर 2 बार मिल भी चुका था। अन्यथा छुट्टियों में कॉलेज और फेडरेशन के परिचितों के परस्पर मिलने की संभावना कम ही हो पाती थी। असद तारा की प्रतीक्षा में डॉक्टर के साथ बात करते बैठा रहता और लौटते समय साथ हो लेता और तारा को उसकी गली तक पहुंचा देता। तारा जानती थी कि गोपाल साह सेठ का परिवार लाहौर के बहुत धनी परिवारों में से था। दाई ओर के 3 बहुत बड़े बड़े आंगनों में डॉक्टर के प्राण पिता, उनके पुत्र पौत्र, बहुएं, बेटियां रहती थी और बाई ओर के भाग में डॉक्टर प्राण अकेले। डॉक्टर का नौकर भी अलग था और रसोई भी अलग बनती थी। वो ये भी जानती थी कि डॉक्टर प्राण को बचपन में मास्टर जी ने 8 वर्षों तक हवेली में आकर पढ़ाया था। डॉक्टर प्राण मास्टर जी का बहुत आदर करते थे, यानी इनके पिता के। बिलाय से लौटा था तो वो मास्टर जी के यहाँ भी प्रणाम करने आए थे। तारा को याद था उस समय प्राण खूब सफेद कमीज पतलून पहने थे। मास्टर जी इतने सम्मानित अतिथि के आने से घबरा गए थे और पीढ़ी लाने के लिए पुकारने लगे, परंतु प्राण मास्टर जी के साथ ही फर्श पर बिछी चटाई पर ही बैठ गए। प्रोफेसर प्राण के मास्टर जी के घर आने की चर्चा गली भर में भी हुई थी। डॉक्टर तारा को अपने आंगन के बरामदे में ले गया। असद ने तारा को देखकर शिष्टाचार के नाते खड़े होकर उसे नमस्ते की। तारा ने साधारण परिचय की नमस्ते से उत्तर दिया और बैठ गए। डॉक्टर ने बैठने से पहले बेजू को पुकार कर चाय दे जाने के लिए कह दिया और बैठते हुए असद से कहा, हाँ तुम कहो। तारा से संकोच की कोई बात नहीं है। जी हाँ, कोई संकोच नहीं। असद ने स्वीकार कर बोला, डॉक्टर साहब मैं अर्ज कर रहा था कि हिंदू और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर जहर फैलाया जा रहा है। मुल्ला मस्जिदों में रो रो कर पैगंबर के नाम से जिहाद के फतवे दे रहे हैं। हथियार इकट्ठे करने की योजना चल रही है। यकीन रखिए दंगे की ऐसी आग भड़केगी कि कलकत्ते से भी ज्यादा खून होगा। खिजर अगर परवाह नहीं करता तो गवर्नर का ध्यान इस ओर दिलाया जाना चाहिए। सांप्रदायिक दंगों से नौकरशाही का कोई भय नहीं। डॉक्टर ने उत्तर दिया, दंगों से नुकसान पहुंचता है कांग्रेस और लीग की शक्ति को। तुम अपने लीडर फिकार से कहो, अब तो वह कांग्रेस छोड़कर लीग में आ गए हैं। तुम रेलवे यूनियन के लीडर इब्राहिम से कहो, उन लोगों पर तो मुसलमानों का विश्वास है ना। असद ने अपनी कुर्सी पर आगे झुककर उत्तर दिया, वे लोग तो कुछ ही कर ही रहे हैं, लेकिन स्थिति को संभाल सकना तो सरकार के सामर्थ्य के बाहर की बात लगती है। तारा ने झिझकते हुए कहा, कुछ ऐसी ही बातें आज हमारी गली में हिंदू रक्षा कमेटी की स्त्रियां कर रही थी। जानता हूँ शहर क्या प्रांत भर में यही चल रहा है। डॉक्टर ने स्वीकार किया और असद की तरफ देखकर सिर के केसों में उंगलियां चलाते हुए बोला, खिजर इस समय कुछ नहीं कर सकता। उसकी यूनियनिस्ट पार्टी के कई लोग लीग में आ गए हैं। वो इस समय लीग पर दबाव डालेगा तो शेष मुसलमान मेंबर भी उसका साथ छोड़ देंगे। वो अपनी मिनिस्ट्री खतरे में डालना भी नहीं चाहता। उसकी मिनिस्ट्री खतरे में तो है ही, जितने दिन घसीट जाए बस वही समझो। असद ने फिर कहा, आप तो गवर्नर जोकिन से बात कर सकते हैं, आप उसके एडवाइजर हैं। डॉक्टर ने तर्जनी उठाकर असद को सुनने का संकेत दिया। मैं आर्थिक प्रश्नों के लिए परामर्शदाता हूँ, बिना पूछे मैं कोई सलाह नहीं देता। गवर्नर भी जानता है
यूनिवर्सिटी के दिन गए। इस चुनाव से ये तो स्पष्ट हो गया है कि मुझसे गवर्नर ने पंजाब के किसानों में फैले असंतोष के आर्थिक कारणों के विषय में रिपोर्ट मांगी थी। उसे मालूम है कि किसान भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए विद्रोह करने पर तुले हैं। यूनियन मिनिस्ट्री उन्हें दबा नहीं सकेगी। सब शासन व्यवस्थाओं की नींव सामयिक भूमि व्यवस्था पर ही होती है। किसानों की ओर से सरकार पर आते संकट को टालने का फिलहाल यही उपाय हो सकता है कि वे अपनी समस्या सांप्रदायिक झगड़ों में भूले रहें। यदि लीग और कांग्रेस आपस में नहीं लड़ेंगे तो अब सरकार के लिए इनमें से किसी एक को भी दबाना संभव नहीं रहा। जॉकिस तो कैबिनेट मिशन को ये दिखा देना चाहता है कि हिंदुस्तानियों को शासन का अधिकार सौंपना व्यवहारिक नहीं है। अगर वो योजना सफल हो जाए तो अंग्रेज गवर्नर की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चाय पीते पीते डॉक्टर समझाता रहा। ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज तो अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगे, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति तो जानते नहीं। वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते। चाय समाप्त कर असद ने उठकर चलने के अभिप्राय से तारा की ओर देखा। तारा दुविधा में थी। वो असद के साथ जाना तो चाहती थी, परंतु चेतू द्वारा दी गई सूचना के विषय में भी जानना चाहती थी। असद ने और कोई बात कहने के लिए ना होने के कारण उठने की आज्ञा मांगी। डॉक्टर ने तारा की दुविधा समझी और बोला, तारा अगर जल्दी ना हो तो 5 मिनट और ठहरो, बच्चों के विषय में कुछ पूछना है। तारा कुछ उत्तर दे नहीं पाई। असद को चला जाना पड़ा। तुम असद के साथ जाना चाहती थी? डॉक्टर मुस्कुराए। मैंने रोक लिया, नाराज तो नहीं? तारा अपने रहस्य भाप ली और जाने की लज्जा से संकुचित हो गई। इस रहस्य को उसने स्वयं अपने सामने भी इतनी स्पष्टता से कभी स्वीकार नहीं किया था। घबराहट में कुछ उत्तर भी नहीं दे पाई। डॉक्टर उसके उत्तर की प्रतीक्षा न कर अंग्रेजी में बोला, उस दिन पूरी तुम्हारी ट्यूशन्स की बाबत बात करने आया था तो कह रहा था कि तुम्हारे ताऊ ने किसी बेवकूफ़ लड़के से तुम्हारी सगाई कर दी है। तुमने और जौहरियों ने इसका विरोध नहीं किया? तारा गर्दन झुकाए निरुत्तर रही। असद तुम्हें पसंद है? बहुत भोला नौजवान है। तुम क्या सोशल रेस्ट्रिक्शन को मानती हो? तारा मौन रही। टू बी इन लव इज ए प्लेजेंट फीलिंग। प्रेम में होने की अनुभूति आनंददायक होती है। यू फील अलाइव। एक सजीवता आ जाती है। तारा मौन रही। तुम्हारी आयु 19-20 होगी। 19? प्रेम बेशक करो, परंतु विवाह शिक्षा समाप्त करके ही करना। तारा की गर्दन और झुक गई। तारा मन में डॉक्टर को जयदेव से भी बड़ा भाई समझती थी। उसके मुख से ऐसी बातें सुनते लज्जा से गड़ गई। डॉक्टर ने कुर्सी पर करट लिया और बोला, इस बार तुम्हें बीए की परीक्षा देनी है। बच्चों को पढ़ाने में तुम्हारा काफ़ी समय नष्ट हो जाता होगा। तारा ट्यूशन हाथ से चले जाने की आशंका से चौंकी। जी ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ पल सोचा और बोला, तुम्हें 3 महीने काम करने के लिए कहा था। उतनी रकम तो मुझे तुम्हें देनी ही है। तुम्हारी आर्थिक हानि नहीं होगी। तुम्हें काम ना करने के लिए कह दिया गया है तो तुम्हें काम करना अच्छा भी नहीं लगेगा। जी ये ठीक है, तारा ने नेत्र उठाकर कहा, परंतु जितने दिन काम किया है उतने ही दिन के लिए रुपए लूंगी। ये कैसे उचित होगा? डॉक्टर ने झुंझलाहट से कहा। तुम अपनी इच्छा से तो नहीं जा रही हो। हमें काम छुड़ाने का नोटिस देना चाहिए था या उसके एवज में उतने दिन का तनख्वाह। कायदा तो कायदा होता है। यहाँ कायदे की ऐसी क्या बात है? तारा ने विनय से कहा। इस घर का वातावरण तुम्हारे लायक है भी नहीं। डॉक्टर ने तारा से आंखें चुराकर कहा। जानती हो तुम्हें चेतू से ये संदेश क्यों दिलाया गया? तुम स्वयं भाप गई होगी। मैंने भूल से इन लोगों के सामने तुम्हारी प्रशंसा कर दी थी। तारा ने विस्मय से उसकी ओर देखा। डॉक्टर की नज़र दूसरी ओर थी। वो कहता गया, इन लोगों का ख्याल है कि मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूँ। शायद तुमसे विवाह कर लूँ। तारा की गर्दन और भी झुक गई। हाय, ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर उसकी ओर देखे बिना कहता गया, तुम्हारी आयु 19 है, मेरी 30। ये स्त्रियां ये नहीं सोचती कि 19 साल की लड़की 30 बरस के अंधेर से क्यों विवाह करेगी। इन स्त्रियों का दोष भी क्या? ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि स्त्री के विवाह या उसके उपयोग में उसकी अपनी इच्छा का भी सवाल हो सकता है। ये स्त्रियां ये भी अनुमान नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें सेक्स यानी यौन विचार के बिना भी लाइक कर सकता हूँ, पसंद कर सकता हूँ। तारा का रोम रोम सिहर उठा। गनीमत यही थी कि डॉक्टर की आंखें दूसरी होती। ये बोलता गया, इसके लिए इन स्त्रियों को दोष भी क्या दिया जाए? ये बेचारी विवाह और सेक्स के अलावा और कुछ सोच भी तो नहीं सकती। इस श्रेणी अर्थात संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अलावा और है भी क्या? घर के सब कामों के लिए नौकर चाकर हैं, बल्कि सेक्स के लिए भी इस श्रेणी के पुरुष जो चाहे कर सकते हैं। पत्नियां केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए ही हैं। यही श्रेणी की स्त्रियों का पतिव्रत धर्म है, गुण है, ईमान है। ये बेचारी कुछ और सोच भी नहीं सकती। ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानती है, हाथ आगे पुरुष को हद से निकल जाने ना देना। इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, इन्हें केवल तुम्हारे नारित्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। तारा विस्मित थी। डॉक्टर साहब क्या कहते जा रहे हैं ये भी समझ रही थी कि डॉक्टर साहब अपने मन के दुख और खिन्नता में ये सब कहे जा रहे थे, इसलिए अभद्रता या अनुचित नहीं अनुभव हो रहा था। बातें मन और मस्तिष्क को अत्यंत तीखी लगने पर भी उनसे भाग जाने को मन नहीं चाह रहा था।
तारा ने एक नज़र डॉक्टर की ओर देखा। इस व्यक्ति को वह सदा बहुत बड़ा विद्वान और समर समझती थी। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी विद्वता, पद, धन और सम्मान में उससे अधिक क्या कल्पना कर सकते थे। उसके प्रति तारा ने सदा आदर और कृतज्ञता ही अनुभव किया। इस समय सहानुभूति हो रही थी। तुम कल्पना नहीं कर सकती ये सब क्यों है, इसका कारण क्या है? डॉक्टर कुछ उत्तेजित होकर बोला, कारण मेरे चरित्र की चिंता नहीं, इस मकान की चिंता है। मकान का ये हिस्सा दादा ने मेरे नाम कर दिया, परंतु यदि मैं कानूनी दावा करूं तो इस परिवार की पूरी संपत्ति में से आधे का हिस्सादार मैं अकेला हूँ और शेष आधे के दूसरे शब्द। झगड़ा सब प्रॉपर्टी जायदाद का है। तारे ने कौतूहल से डॉक्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध था। वो बोली, रहस्य यह है कि मैं अपने दादा का पोता हूँ, परंतु मेरी माता का पति, मेरे दादा का बड़ा पुत्र, मुझे अपनी संतान स्वीकार ही नहीं करना चाहता। वह विवाह कर मेरी माँ को यहाँ छोड़ गया था। वो कश्मीर में कारोबार देख रहा था। वो उसकी रखेल भी थी। मैं वास्तव में अपने दादा के छोटे पुत्र का संतान हूँ। इस घटना से नाराज होकर मेरे दादा के बड़े पुत्र ने दूसरा विवाह कर लिया। मेरे दादा के छोटे पुत्र की विवाहिता पत्नी से सदा लड़कियां ही हुई। यदि दादा अपनी पैतृक संपत्ति अपने दोनों पुत्रों में बांटे तो एक पुत्र का एकमात्र उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। वही प्रॉपर्टी का सवाल। कानूनन मेरे दादा के बड़े पुत्र ही संपत्ति के अधिकारी हैं। उसके बड़े पुत्र की 2 पत्नियों में से एक की एकमात्र संतान मैं ही हूँ। दूसरी के 5 पुत्र हैं। मेरी माँ के पति उत्तराधिकार में पाई अपनी संपत्ति से मुझे कोई भाग नहीं देना चाहते थे। दादा को इस बात से बहुत दुख है। वे ये रहस्य प्रकट कर परिवार का अपमान नहीं होने देना चाहते थे। मैं उनके बड़े पुत्र का पुत्र ना सही, दादा का पोता तो हूँ। मुझ पर उनका स्नेह है। मैं उनका पहला पोता हूँ। यदि मुझे उन्होंने सदा अपने साथ ना सुलाया होता तो मेरी सौतेली माँ ने ये मेरा कानूनी पिता ही मुझसे संपत्ति ना बांटने देने के लिए कहता। एक बार मेरी माँ के जीवित रहते मुझे विष भी दे दिया गया था, परंतु मैं बच गया। ये देखो। डॉक्टर ने अपनी कनपटी और बाहों पर चिन्ह दिखाते हुए कहा, बचपन में जलने के चिन्ह अभी तक है। उबलता हुआ पानी डालकर मुझे समाप्त कर देने का षड्यंत्र भी किया गया। मेरा विवाह न करने से इन्हें सांत्वना है कि उनकी संपत्ति अछूत रहेगी। ये मकान भी मेरी मृत्यु के पश्चात भाइयों को या उनकी संतान को मिल जाएगा। यदि मैं विवाह कर लूँ तो मेरी संतान पूरी जायदाद के आधे भाग के अधिकारी हो जाएंगे। गत मास के ट्यूशन के रुपए तारा ने डॉक्टर के पास रहने दिए थे कि सब एक साथ लेकर कपड़े बनवाएगी। उसे कोट पहनने का बड़ा चाव था। कॉलेज में वही तो एक लड़की बिना कोट के थी। उसमें अपना कुछ अपराध ना होने पर भी गरीबी की लज्जा तो थी ही। डॉक्टर ने 3 महीने का ट्यूशन का 100 रुपए का नोट उसे दे दिया। तारा 10 रुपए अधिक लेने में झिझकी, परंतु इतने बड़े आदमी के सम्मुख 10 रुपए की क्या संकेत। डॉक्टर उसकी ओर स्नेह भरी आंखों से देखकर अंग्रेजी में बोला, मुझे गलत न समझना, आशा है फिर भी मुलाकात होगी। तारा घर लौटती हुई डॉक्टर के विषय में सोच रही थी। वह भी दुखी और विवश है। परिवार और समाज में बंधे हुए वे तो समर्थ होकर भी विरोध नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब के शब्द याद आ गए। उन्होंने कैसे कह डाला, आई लाइक यू। कितने भले आदमी हैं। डॉक्टर की उस बात पर दूसरी बातों मढ़ाई, असद तुम्हें पसंद है, भला नौजवान है। डॉक्टर के ये सब मस्तिष्क में गूंज कर हृदय में तीर की तरह लग रहे थे। हृदय पर इस तीर के आघात ने शरीर को रोमांचित कर दिया। ये रहस्य हृदय में कितना गहरा दबा हुआ था, उसने कभी अपने मन में भी इसे ऐसे स्वीकार नहीं किया था। तारा ने गंभीर होकर सोचना चाहा, डॉक्टर साहब को ऐसा क्यों जान पड़ा। यदि दूसरे लोग भी संदेह करने लगे, भय क्या है, कोई अनुचित बात। शीलो रतन की तरह तो है नहीं। तारा अपने ध्यान में डूबी जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई ठिठक गई। वो अपनी गली से भी आगे निकलती जा रही थी। पीछे लौट कर वो अपनी गली में घूम गई। तारा घर लौटी तो माँ अकेली ही थी और चौके में व्यस्त। तारा ने पूछा, सीलो चली गई क्या? तुम छोड़ने गई थी सीलो को? नहीं गई थी, माँ ने उत्तर दिया। यहाँ गर्मी है, मैंने उसे कहा ऊपर छत पर बैठ, तो उसे ऊंची गली तक छोड़ा, लौट कर ही कपड़े बदलना। सूर्यास्त हो चुका था। तारा छत के जीने पर चढ़ी तो मन में झिझक हुई, रतन भी छत पर ना हो। जानबूझकर कदमों की आहट अधिक की और खास दिया। छत पर पहुंची तो देखी सीलो एक खाट पर लेटी आकाश की ओर लगाए आंख लगाए बैठी थी। उषा भी मुन्नी की गोद में लिए आकाश में उड़ती पतंगों को दिखा रही थी। अभी यहाँ ही है, तारा ने सीलो को संबोधन किया और उसके साथ खाट पर बैठ गई। सीलो बहुत उदास थी, गुलाबी आंखें बता रही थी कि रोकर पूछी गई है। तारा ने 2 घंटे पूर्व का क्रोध भुलाकर पूछा, हाय क्यों, क्या हुआ? सीलो के गाल पर ओठ तिरके। उसने ओठों को दांतों से काट कर आंचल आंखों पर रख लिया और बहुत गहरा निश्वास लेकर तारा की ओर करवटें ली। तारा ने उषा के सामने सीलो के रोने का कारण पूछना उचित न समझा। उषा की खुशामद की बीवी बहन माँ से 1 पैसा लेकर जरा बर्फ लिया, बड़ी प्यास लगी है। सीलो भी 1 गिलास जल पिएगी। उषा जीने उतर गई तो तारो ने सीलो के माथे पर हाथ रखकर पूछा, बोलना क्या हुआ? सीलो रो पड़ी, फिर आंचल से आंसू पोंछकर बोली, मुझसे नाराज हो गया? बोलता नहीं। किस बात पर? मैंने उसे बता दिया कि उसका है तो सोच में चुप हो गया और फिर कहने लगा, ऐसी बात है तो तू मेरे साथ कहीं चली चल। मैंने समझाया, ऐसे कहीं क्या हो सकता है, मेरा ब्याह हो चुका है, यूँ मैं तेरी ही हूँ। तो कहने लगा, वाह, मेरा बच्चा दूसरे का हो जाए ये मैं कैसे मान लूँ। तारा और उषा सीलो को उसके घर पहुंचा कर लौट रही थी तो गली में उन्हें बाजार की ओर जाता हुआ रतन दिखाई दे गया। उषा ने पूछ लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे ही। संक्षिप्त उत्तर से टाल कर रतन चल दिया।
तारा चुप रही। उसे रतन के चेहरे और स्वर में गहरी चिंता और उदासी का आभास मिला। जाने कि शीलो से सुनी बात की याद उसे रतन उतना उच्छृंखल ना जान पड़ा। तारा को लगा आदमी छिछोरा नहीं है। असद की भी याद आ गई। सोचा उनकी तो बात ही दूसरी है। तो यहाँ पे जो है भले ही उसकी शादी हो गई होती है इसकी बहन सीलू की, लेकिन जो है प्रेम प्रसंग जो है वो रतन से ही चलता है। अब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी। सूर्यास्त के पश्चात तुरंत ही कोहरा उतर आता और आकाश की ओर उठते हुए धुएं को नीचे दबाकर नगर पर छत्र की तरह छा जाता। नाक कान पाले से ठिठुरने लगते। सड़कों और बाजारों में चलते लोगों के नाक और मुख से भाप की बिरल सी फूंक छुटती। टांगे में जूते दौड़ से हाँपते घोड़ों के नथुने से ऐसे भाप उड़ती रहती जैसे चूल्हे पर रखी केतली के सूर से फुफकार छूट रही हो। आंखें कोहरे में मिल धुएं से चरचराने लगते। दुकानों पर तेज बिजली की बत्तियों का प्रकाश उस धुएं और कोहरे की भी भेद कर अनारकली बाजार में कंधे से कंधा रगड़ती भीड़ को जगमगाता रहता। इस भीड़ में से प्रति संध्या अल्लाहो अकबर, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और यही सब होता रहता था। हरे झंडे लेके लोग जुलूस में आगे बढ़ते। लाहौर के हिंदू सहम रहते। लीग का बढ़ता जाता आंदोलन जाने क्या रंग लाए। लाहौर के हिंदू और कांग्रेसी पत्र अपनी टिप्पणियों में सरकार को इस परिस्थिति से सावधान होने की चेतावनी दे रहे थे। पैरोकार में जयदेव 2 बार लुक भी चुका था कि सांप्रदायिक उत्तेजना से भरी राजनीति और सांप्रदायिक घृणा और द्वेष का तूफान क्षितिज पर उठ रहा है। ये तूफान सार्वजनिक शांति का अंत कर देगा। उस समय हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नारे भी याद नहीं रहेंगे। शीघ्र इन जुलूसों का आकार बहुत बढ़ गया। जुलूसों में खासकर रेलवे के मजदूर सम्मिलित होने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता, खिजर मिनिस्ट्री मुर्दाबाद, सल्तनत शाही मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम, महात्मा गांधी जिंदाबाद, है ना। तो ये सभी चीज़ें, दुनिया के मजदूर है एक हो जाओ, ये सब नारे लगते थे। जयदेव क्योंकि पैरोकार में पत्रकारिता करता था, उसने लिखा जुलूसे के नारों में जो परिवर्तन आया है उससे शांतिप्रिय जनता को कुछ आश्वासन मिल सकता है। पंजाब में किसी दूसरे प्रजातांत्रिक मंत्रिमंडल या 2 राजनीतिक दलों के संयुक्त मंत्रिमंडल की मांग का भी हम विरोध नहीं करते, परंतु इस आंदोलन में सहयोग देने वाले राजनीतिक दलों को हम ये चेतावनी देना अवश्य समझते हैं कि पाकिस्तान की मांग सांप्रदायिकता के आधार पर देश के बंटवारे की मांग है। ऐसी मांग का आधार सांप्रदायिक असहिष्णुता है, अन्य संप्रदायों के प्रति घृणा और द्वेष है, जिसमें एकता और जनकल्याण की आशा नहीं की जा सकती। दयाल सिंह कॉलेज में, जो दयाल सिंह कॉलेज था जहाँ ये लोग पढ़ते थे, वहाँ पे जुबेदा और गुट्टू आई। उन्होंने सुरेंद्र, स्नेह, कृष्णा और तारा को बुलाकर बताया। यानी जुबेदा और गुट्टू आई थी दयाल सिंह कॉलेज में और उन्होंने सुरेंद्र, स्नेह और कृष्णा और तारा को बुलाकर बताया, भाई नरेंद्र ने कहा है कि आज 4 बजे लोहारी दरवाजे से मुस्लिम महिलाओं का जुलूस निकलेगा। तुम सब भी जुलूस में रहो, सांप्रदायिक रंग नहीं ले पाएगा। हम लोग सांप्रदायिक नारे नहीं लगाने देंगे। कुछ कॉमरेड भी हमारे साथ रहेंगे। सुरेंद्र जुलूस में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने तारा से भी साथ चलने को कहा। तारा इस विषय में जयदेव की राय जानती थी। बोली, लोहारी तक तो साथ चल ही रही हूँ कि फिर देखा जाएगा। लोहारी दरवाजे के सामने रेलवे रोड और अनारकली के चौराहे पर स्टूडेंट फेडरेशन के बहुत से साथी नरेंद्र, असद, प्रद्युम्न, जुबेर, धनम आदि और कुछ कॉमरेड थे। एक और मुस्लिम लीग के स्वयंसेवक के घेरे में 12 बुर्कापोश और 5 बिना बुर्का पहने मुस्लिम स्त्रियां जुलूस आरंभ करने के लिए खड़ी हुई। सुरेंद्र, जुबेदा और गुट्टू भी थी। स्नेह और तारा झिझकी। नरेंद्र ने उन्हें उत्साहित किया, कॉमरेड तुम भी चलो। तारा की नज़र असद से मिल गई। असद ने कहा, जितनी ज़्यादा हिंदू लड़कियां हो उतना ही अच्छा है। तारा भी जुलूस की ओर बढ़ी। गुड्डू भी साथ हो गई। स्टूडेंट फेडरेशन की लड़कियां जुलूस के आगे हो गई। तारा नारे लगने लगे, शहरी आज़ादी जिंदाबाद, हिंदू सिख मुस्लिम एक हो, जुमहरी कांग्रेस लीग एक हो, कायदे आजम जिंदाबाद। जुलूस का नेतृत्व करती स्टूडेंट फेडरेशन की लड़कियां कोमल तीखे नारी कंठों से निकले नारों के स्टूडेंट फेडरेशन के साथी और कॉमरेड ऊंची दहाड़ लगा रहे थे। जुलूस 100 कदम गणपत रोड के सिरे तक ही पहुंचा था कि एक स्त्री की ऊंची चीख सुनाई दी। उसके साथ ही सुनाई दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ लो। स्वयंसेवकों के साथ नरेंद्र सिंह, प्रद्युम्न, जुबेर भी थे। खद्दर की सफेद गाती टोपी पहने आदमी जोर से चिल्लाया। एक पुकार उठे, मुसलमानों ने मार दिया, दौड़ो दौड़ो। दूसरी ओर किसी ने, दौड़ो मारो शाले हिंदुओं को। तो इस तरीके से अनारकली बाजार में हिंदू और मुसलमानों की दुकानें मिली जुली थी। सब लोग भाग रहे थे। बाजार में जूतों के आहट से बाजार गूंज उठा। जुबेर के गले में लाउड स्पीकर की शक्ति थी। वो चिल्लाकर बोला, भाइयों ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गुंडों की शरारत है। पैरोकार का दफ्तर जो था वो अनारकली और गणपत रोड के जोड़ पर ही था। बाजार में हल्ला सुनकर अखबार के दफ्तर के लोग बाहर आ गए और जयदेव भी जीने से उतर आया। उसने देखा मुस्लिम लीग के स्वयंसेवक और स्टूडेंट फेडरेशन के विद्यार्थी एक आदमी को बाहों और कोट के कॉलर से पकड़कर एक और घसीट रहे हैं। वो आदमी झूठने का यत्न कर रहा है और वो धमका रहे हैं, खबरदार मुझे किसी ने छुआ, सब झूठ है, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया। जयदेव पुकार उठा, ये तो कांस्टेबल वहीद है, मुझे जेल से अदालत ले जाता था। जोर से शोर मच गया। पुलिस के कुत्ते हाय हाय, खिजर की वजारत हाय हाय। बुर्कापोश महिलाएं सीने पर हाथ मार मार कर पुलिस और खिजर का स्यापा करने लगी। जयदेव भीड़ में आगे बढ़ गया और तारा और गुड्डू को संबोधन कर बोला, ये क्या तमाशा है? तुम लोग पाकिस्तान की मांग के लिए जुलूस निकाल रही हो? गुड्डू 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग ले चुकी थी, इस नाते जयदेव से परिचित थी।
उसने कहा, भाई जी, ये तो तारा उत्तर देना चाहती थी कि असद बीच में टोक बैठा, ये जुलूस शहरी आज़ादी के लिए है, जमहूरी वजारत, प्रजातांत्रिक सरकार के लिए और कांग्रेस लीग के इत्तेहाद के लिए। गलत है, जयदेव ने अंग्रेजी में विरोध किया। कल बेगमों के जुलूस में पाकिस्तान लेके रहेंगे, बिहार को मत भूलो के नारे लगाए गए थे। मैं सियासत और जमींदार लेकर दिखाऊंगा। कल की बात के लिए वे लोग जिम्मेदार है। असद बोला, हम लोग फूट के नारे नहीं लगाने देंगे। तुम कम्युनिस्ट लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो, पाकिस्तान फूट नहीं तो क्या है? यह तो उसके लिए पर्दा है, जयदेव ने बलपूर्वक कहा। हम मुल्क के बंटवारे का विरोध करते हैं, असद ने भी उतने ही बल से कहा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान के एक सूबे में कांग्रेस की मिनिस्ट्री हो सकती है तो दूसरे में लीग मिनिस्ट्री हो सकती है। यही हक खुद इख्तियारी है। अब कांग्रेस बंटवारा स्वीकार कर रही है और हम बंटवारे के खिलाफ हैं। यह कांग्रेस की मजबूरी है, जयदेव ने स्वीकार किया, वरना लीग कहीं भी आज़ाद सरकार नहीं बनने देगी। हम तो लीग, कांग्रेस और सर्वसाधारण को समझाना चाहते हैं कि लीग कांग्रेस की एकता हो। जयदेव ने इंकार में सिर हिलाकर तारा की ओर देखा। मुझे तो ये सब पसंद नहीं। असद जयदेव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर इस जुलूस में बिहार को मत भूलो और पाकिस्तान लेकर रहेंगे का नारा लगा तो हम लोग अलग हो जाएंगे। खैर, तुम तारा का ध्यान रखना, इसे घर पहुंचा देना, जयदेव ने असद से कहा और अपने दफ्तर की ओर लौट गया। जब तक जयदेव और असद में बहस हो रही थी, प्रद्युम्न ने समीप की दुकान के आगे बढ़े हुए तख्ते पर खड़े होकर लेक्चर दे डाला। हिंदू, सिख और मुसलमान भाइयों, अपने आंखों से देखा है कि अंग्रेज सरकार और उसकी थोड़ी कुत्ते हमें आपस में लड़ा देने के लिए कैसी साजिशें कर रहे हैं। इस जुलूस में हमारी मुसलमान और हिंदू बहनें एक साथ हैं। ये लोग खिजर की तानाशाही और शहरी आज़ादी छीनने वाले कानून की मुखालफत कर रहे हैं। 200 कांग्रेस, लीग, हिंदू महासभा और अकाली पार्टी, सभी लोग इस काले कानून के खिलाफ हैं। 200 अंग्रेजों के गुलाम खिजर की मिनिस्ट्री को ठोकर मारकर तोड़ दो और कांग्रेस, लीग सभा और अकाली पार्टी की संयुक्त मंत्री मंडल कायम करो। अनारकली की धनी कंधे से कंधा टकराती भीड़ स्त्रियों के जुलूस के लिए मार्ग देती जा रही थी। जुलूस अनारकली बाजार लांघ कर माल रोड पर घूम गया और हाईकोर्ट और बड़े डाकखाने के सामने से होता हुआ लगभग आधे घंटे में असेंबली हॉल के सामने पहुंच गया। बुर्का पहनी स्त्रियों ने कुछ मिनट तक छाती पीट पीट कर स्यापा किया, खिजर तोड़ी, हाय हाय, काला कानून, हाय हाय। मुस्लिम लीग के स्वयं सेवक कुछ टांगे ले आए। बुर्कापोश बेगमें उन टांगों पर बैठ कर लौट गई। जुबेदा, सुरेंद्र स्नेह और तारा सुरेंद्र सिंह, असद और जुबेर के साथ लोअर मालरेड की ओर चल दी। प्रद्युम्न अपनी साइकिल थामे गुड्डू को पुरानी अनारकली से छोड़ने चला गया। निस्तब्ध रोड पर पहुंचकर नरेंद्र, जुबेर, सुरेंद्र और स्नेह सफदर माली की गली से सीधे केले वाली सड़क के लिए चल दिए। असद पर जुबेदा को नीले गुंबद की राह पर छोड़कर तारा को सहालमी तक पहुंचाने का काम रह गया। असद, तारा और जुबेदा मेडिकल कॉलेज के समीप नीला गुंबद जाने वाली गली लांघकर हॉस्पिटल रोड पर पहुंच रहे थे। तारा ने जुबेदा को चेतावनी दी। बातों में घर का रास्ता भी भूल गई। जुबेदा ने मानो सुना ही नहीं। तारा ने चेतावनी दोहराई। असद बोला, कोई बात नहीं, नजदीक ही तो है। सामने से प्रद्युम्न साइकिल पर आता दिखाई दिया और इन्हें देखकर साइकिल से उतर गया। प्रद्युम्न और जुबेदा फिर निस्तब्ध रोड की ओर लौट गए। तारा समझ गई, उसने सुरेंद्र और गुड्डू से प्रद्युम्न और जुबेदा के परस्पर आकर्षण की बात सुनी थी। जुबेदा के चले जाने पर असद ने कहा, इन लोगों की बाबत किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तारा बोली, सुना है कि जुबेदा के माता पिता बहुत उदार विचार के हैं, वे आपत्ति नहीं करते। हाँ, भले लोग हैं। आपत्ति तो कुछ करते ही है, परंतु ऐसी नहीं कि लड़की की प्राण ले ले, असद ने बताया। उसका भी एक कारण है। जुबेदा की माँ पहले नर्स थी, तब क्रिश्चियन थी। उन्हें जीवन का अनुभव है कि सांप्रदायिक भेद होने पर मनुष्य मनुष्य ही रहता है, परंतु इस्लाम के दूसरे ठेकेदार भी तो हैं जिन्हें लड़की के सुख दुख संतोष से मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ एक मतलब है कि एक मुसलमान लड़की हिंदू की ओर चली जाएगी, ये हिंदू संप्रदाय की जीत होगी। आजकल हिंदू मुसलमान का झगड़ा गर्म है, ये वक्त निकल जाए तो इन लोगों की शादी धूम धड़ाके से होनी चाहिए। तारे ने हुंकारा देकर हामी भर ली। असद ने और कहा, अगर धर्म या संप्रदाय के विश्वासों को पृथकता के बावजूद हिंदू मुसलमानों के सामाजिक संबंध होते रहे तो झगड़ा कितना कम हो जाए। वास्तव में हिंदू या मुसलमान विश्वास को ग्रहण करने का कुछ अर्थ भी तो अभी होगा। अब तो जिस घर या विश्वास में पैदा हो गया वही बन गया और विश्वासों का भेद जातियों का भेद बना दिया गया है। मेरा दादा हिंदू ही था, हम लोग गुरदासपुर के हैं, मेरी माँ अब भी वहाँ ही है। दादा रोमांटिक तबीयत के आदमी रहे होंगे, मेरी दादी के लिए मुसलमान बन गए थे। ये कैसे रहे कि मैं किसी हिंदू लड़की के लिए हिंदू बन जाऊं? जरूर जरूर बन जाइए, तारा ने असद की ओर आह्लाद भरी आंखें उठकर उत्तर दिया। तुम हिंदू मुसलमान में भेद मानती हो? असद ने पूछा। कुछ भी नहीं, तो झगड़ा करने की जरूरत? बदलने या चुनने का अर्थ उन्हें महत्व देना है, महत्व नहीं है तो उपेक्षा ही उचित। हाँ ठीक है, अच्छा चलो, चार दीवारी के बाग के बीच से ही चले। दोनों बाग में से होकर सालमे की ओर बढ़ रहे थे। असद ने पूछ लिया, इतनी चुप क्यों हो? आपकी बात सुन रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? असद ने पूछा। तुम्हारा विवाह तुम्हारे अपने निर्णय से हो गया, तुम्हारे माता पिता के निर्णय से? प्रश्न ने तारा के मन और मस्तिष्क को भय दिया। कुछ उत्तर नहीं दे सकी। असद ने उत्तर की अधिक प्रतीक्षा नहीं की और अनुमान प्रकट किया, शायद तुम्हारे सामने अभी ये प्रश्न आया ही नहीं। तारा चुप रही। इन्हें मेरे संकट का क्या अनुमान? उसने मन ही मन सोचा और असद का ऐसा अनुमान उसे अन्याय लगा, परंतु मुख से दूसरी ही बात निकल गई। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सॉरी, मेरा ये पूछ लेना बुरा लगा, आई एम सॉरी।
तारा के मन में गड़न अनुभव हुई, वो चुप रह गई। दोनों तंग बाजार में से चले जा रहे थे। बोला, पांदे की गली अब कुछ ही कदम थी। असद मन में खेद लेकर ना चला जाए, इसलिए तारा बोली, फिर बताऊंगी, नमस्ते। उत्तर की प्रतीक्षा न कर तारा अपनी गली की ओर घूम गई। असद को उत्तर देते समय आंखों के आगे बादल सा छा जाने के कारण तारा को गली में बच्चों के खेल से रह गई ईंट न दिखाई दी। वो ठोकर खा गई और गिरते गिरते बची। बजाज दीवानचंद की भैंस अभी तक गली में ही बंधी हुई बैठी थी और पेशाब में भीगी पूंछ को छपा-छप रही थी। बचकर निकलते निकलते तारा की सलवार पर कुछ छींटे भी पड़ गए थे। तारा जीना चढ़कर कोठरी में पहुंची तो माँ ने मौन से स्वागत किया। जिस दिन माँ ने तारा के ससुराल वालों के असंतोष की आशंका में तारा की पढ़ाई बंद करा देने की दुहाई जयदेव के सामने दी थी और जयदेव ने सगाई टूट जाने की परवाह न करने के लिए कहा था, माँ ने तारा से नाराजगी का मौन धारण कर लिया था। जरूरी बात करती भी तो बस दो टूक। तारा ने हाथ में थामी कॉलेज की पुस्तक दीवार के समीप रखे बक्सों पर रख दी और छत का जीना चढ़कर ऊपर चली गई। शुरू दिसंबर महीने की ठंडी हवा में छत पर कौन होता है? तारा कुछ मिनट तक खुलकर रो ली तो मन कुछ हल्का हो गया। असद के प्रश्न ने उसे अपने मन को दुख उड़ेल देने का निमंत्रण दिया। तारा ने निश्चय किया, असद को सब कुछ बता देगी। लीग का आंदोलन बहुत बढ़ता जाना देखकर खिजर मिनिस्ट्री ने अनेक नगरों में दफा 144 लगाकर जुलूसों और सभाओं पर रोक लगा दी थी। लाहौर में मुस्लिम लीग ने दफा 144 के विरोध में अहिंसात्मक सत्याग्रह आरंभ कर दिया। आशा नहीं थी कि लीग भी कांग्रेस की भांति अहिंसात्मक रहकर आंदोलन जारी रख सकेगा। आशंका थी कि लीग के स्वयंसेवक उत्तेजित होकर कहीं मारपीट करने लगे और सरकार की सशस्त्र शक्ति के सामने दब जाए। मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेता फिरोज खानम, इफ्तिकार खुन और गजनफार अली खां सत्याग्रह करके जेल चले गए थे। परंतु प्रतिदिन लीग के सेवक के अहिंसात्मक जुलूस निकलते, पुलिस उन पर लाठी चलाती, स्वयंसेवक अहिंसात्मक रहकर अल्लाह अकबर, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, खिजर मिनिस्ट्री मुर्दाबाद के नारे लगाते। इन जुलूसों में रेलवे मजदूर और स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। तारा अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई में समय देना चाहती थी और स्टडी सर्कल की खबर पाती तो चली जाती। असद प्राय मिल जाता परंतु अकेले में देर तक बात कर सकने का अवसर नहीं आता। सुरेंद्र सप्ताह भर से कॉलेज नहीं आ रही थी। तारा ने सुना कि सुरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। कॉलेज में पिछले 2 अंतर पीरियड खाली थे। वो ग्वालमंडी में सुरेंद्र को देख आने चली गई। तारा को जीने चढ़ते ही सुरेंद्र की माँ मिली। उसने वत्सलता से ताना दिया, धी यानी बेटी तुम अच्छी सहेली हो सुरेंद्र की, खबर भी नहीं ली। बेचारी बुखार में पड़ी थी, तुम ही लोगों को याद करती थी। 3 दिन बुखार रहा, परसों से ठीक है। उसने तारा को दूसरे कमरे में सुरेंद्र के पलंग के पास पहुंचा दिया। सुरेंद्र का स्वस्थ गुलाबी चेहरा ज्वर के कारण पीला पड़ गया था और सादा बड़ी आंखें और भी बड़ी लग रही थी। तारा को देखकर सुरेंद्र की आंखों में हर्ष की चमक आ गई। उसने करवट लेकर चेहरा तकिए में छिपा लिया। तारा सुरेंद्र के पलंग पर बैठ गई और उसकी कमर में बांह डालकर मनाने लगी। सुरेंद्र ने मान किया, हट मैं तुझसे नहीं बोलूंगी, किसी से नहीं, बड़े कॉमरेड बने फिरते हैं, मैं मर भी जाऊं किसी को पता ना। हाय, मुझे कल ही तो पता लगा। तारा ने क्षमा से मांगी। कॉलेज में स्नेह मिलती थी, उसने कुछ कहा ही नहीं। कई दिन बाद स्टडी सर्कल में गई तो पता चला परीक्षा सिर पर है और कहीं जा ही नहीं पाता हूँ। वो कौन कौन वहाँ पे आया था? सुरेंद्र ने पूछा। भाई जी, नरेंद्र सिंह, प्रद्युम्न, असद भाई, गुट्टू भी थे। प्रद्युम्न भाई और जुबेर में बहस हो गई। मेरे लिए कुछ पूछा था? किसने? सुरेंद्र चुप रहे। किसने? तारा ने प्रश्न दोहराया। सुरेंद्र ने चेहरा तकिए में छिपा लिया। तारा ने उसे अपनी ओर खींचकर पूछा, बताना मोइये। मेरी कसम। सुरेंद्र ने तारा का हाथ अपने हाथ में दबा रहा। पहले मेरी कसम खा ले कि किसी से नहीं कहेगी। अच्छा, तेरी कसम। मीटिंग के बाद असद भाई गुट्टू के साथ गए थे? नहीं, भाई जी के साथ शायद पार्टी के दफ्तर चले गए थे। असद भाई और गुट्टू में कुछ बात है ना? तारा सहमी और सोचकर उत्तर दिया, मुझे तो नहीं जान पड़ता, मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं। पूरा विश्वास है। मैं क्या कह सकती हूँ, पर लगता तो नहीं है। तारा को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। सुरेंद्र की गुड्डू के प्रति ईर्ष्या से तारा का मन स्वयं कट रहा था। वह किससे ईर्ष्या करती? दोनों से। जब मिले तो कहना बीमार हूँ, एक बार देखने भी नहीं आ सकते। तारा ने हामी भरी। तारा के लिए सुरेंद्र के यहाँ और बैठना संभव नहीं था। बहाना किया, माँ ने जल्दी लौटने को कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रास्ते में तारा का सिर चकराता रहा, क्या जाने गुड्डू वाली बात भी ठीक हो। सुरेंद्र से तो है ही, नहीं तो ऐसे क्यों कहती? तो फिर मुझे क्यों ऐसे बात कर रही थी वो? लड़कों का क्या है, सभी से लगाए रखना चाहते हैं, देखन में ही इतने भले हैं। उनका मन उदास हो गया। घर लौटकर भी तारा पढ़ाई में मन ना लगा पाई। खाट पर बहन के साथ लेट कर सोई तो नींद नहीं आया। दूसरे दिन भी सोचती रही कि जब ऐसी बात है तो मुझसे उन्होंने वैसी बात क्यों की। कभी निश्चय करती अब कभी ऐसे से बात नहीं करेगी। कभी सोचती एक बार तो पूछेगी, मुझसे ऐसी बात क्यों की। मन को कुछ छिन जाने की वेदना का कांटा बेचैन कर रहा था। असद 2 बार कॉलेज में भी दिखाई दिया। स्टूडेंट फेडरेशन, कांग्रेस और लीग में समझौते के लिए फिर आंदोलन उठाना चाहता था। नरेंद्र सिंह, असद और प्रद्युम्न बार बार दयाल कॉलेज में आते जाते थे। तारा की दृष्टि असद की ओर गई, परंतु जब असद से आंखें मिली तो तारा की आंखें झुक गई। उसे अगले सप्ताह तारा स्टडी सर्कल में जाना नहीं चाहती थी, पर चली ही गई। असद सामने आया तो सबके सामने वैसी ही बात करनी पड़ी जैसे सदा। चलते समय वो असद से आंखें चुरा कर चल दी। तारा सिंह जी,
असद ने पुकार लिया। सुरेंद्र के भांजे के नामकरण के दिन से असद तारा को मजाक में कभी कभी तारा संजी कहकर पुकारते था। तारा ने घूम कर देखा तो सुरेंद्र भी उसके साथ थी। अकेली क्यों जा रही हो, हम लोगों का रास्ते का साथ है। सुरेंद्र बोल उठी, बड़ी घोंटू है, जाकर हिस्ट्री का घोंटा लगाएगी। ख्याल था शायद आप लोग ठहर कर आएंगे। आ तो रहे हैं। असद और सुरेंद्र तारा के साथ आ गए। रास्ते में कोई ना कोई बात चलती रही। असद जुबेर और हीरा सिंह की लड़ाई की बात रस ले लेकर सुनाता रहा। मेडिकल कॉलेज के सामने ग्वाल मंडी को जाने वाले चौक में असद ने तारा से कहा, तुम्हें जल्दी ना हो तो सुरेंद्र को पहुंचा दे, फिर तुम्हें तुम्हारी गली तक पहुंचा कर आगे निकल जाएंगे। नहीं, पहले तारा को सहालमी छोड़ाए, आप किले वाली सड़क से ही हो जाइएगा। सुरेंद्र बोली, मैं अकेली चली जाऊंगी, सामने ही तो है सालमी। तारा बोल रही, नहीं नहीं, पहले सुरेंद्र को छोड़ आए, मैं पूरी से भी मिलना चाहता हूँ। असद ने अंतिम बात कह दी। वे लोग सुरेंद्र के मकान के जीने तक पहुंचा तो सुरेंद्र ने कुछ देर के लिए ऊपर आने का आग्रह किया। असद ने क्षमा मांगी, इस समय नहीं, बहुत देर हो जाएगी। स्पष्ट था कि असद सुरेंद्र से अवकाश पाकर तारा से अकेले में बात करना चाहता था। तारा के मन का क्रोध और जुझलाहट आधे के लगभग स्वयं ही धुल गई थी। असद ने शीघ्र ही पूछ लिया, मैं तुमसे पूछना चाहता था, बात क्या है? क्या मुझसे कुछ अभद्रता हो गई? किसने कहा? तारा ने गर्दन झुकाया कुछ मान से उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। असद ने फिर पूछा, आपने सुरेंद्र को नाराज कर दिया? तारा ने कहा, वह आपसे बात करना चाहती थी, आप नहीं जानते? समझ लिया था, परंतु मैं ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहता। असद बोला, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तारा फिर चुप रही। असद ने अंग्रेजी में आग्रह किया, मैं तुम्हारे उत्तर के लिए आतुर हूँ। असद के स्वर में अनुरोध की गहराई ने तारा को रोमांचित किया। अब उत्तर देना आवश्यक न रहा, परंतु मान करने के अवसर को कौन युवती छोड़ देती। तारा से झुकाए बोली, मैं दूसरों के मार्ग में नहीं आना चाहती। तारा कह तो गई, पर सिहर भी उठी। किसके मार्ग में? साफ साफ कहो। प्रतिज्ञा की है कि नहीं बताऊंगी। किसने? सुरेंद्र से। असद ने सोचकर पूछा, बात सुरेंद्र की है या तुम्हारी अपनी? तारा उलझ गई कि क्या कहे। वैसे तो कह ही दिया था। बात संभालने के लिए बोली, एक ही बात है, और समझा कि और भी उलझ गई लज्जा के मारे। असद कुछ देर बाद चुपचाप चलता रहा और बोला, तुम्हें आपत्ति ना हो तो हम लोग कहीं बैठकर बात करें? नहीं, किसी रेस्टोरेंट में। इसी पूर्व तारा स्टैंडर्ड में 2 बार गुंटू के साथ अमृता की पार्टी में गई थी। कॉलेज के रेस्टोरेंट में बेशक कई बार लड़के लड़की के साथ मिलजुल कर चाय पी हो जाती थी। एक युवक के साथ अकेले रेस्टोरेंट में जाना उसे बहुत बड़ा कदम जान पड़ा। कोई भी देखकर कुछ भी कह सकता था, परंतु भावों की उस तरल अवस्था से मुख से निकला कि अच्छा। असद तारा को लेकर माल रोड की ओर चलते हुए बोला, प्रतिज्ञा तोड़ने का अर्थ धोखा देना होता है। यदि भ्रम या धोखा दूर करने के लिए कोई बात कह देनी पड़ी तो मेरे विचार में इसमें हर्ज नहीं है। असद और तारा स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट के ऊपर की गैलरी में एक केबिन में बैठे। तारा ने धीरे धीरे गुंटू के संबंध में सुरेंद्र का प्रश्न और सुरेंद्र के संदेश की बात कह दी और चुप रही। प्यालों में तारा ने चाय बनाई तो असद चुपचाप देखता रहा। तारा अपना अनुमान मिथ्या प्रमाणित होने से पुलकित हो गई थी और लज्जित भी। असद ने कहा, मेरे विषय में दूसरों से सुनी बातों पर विश्वास करने की अपेक्षा मेरी बात पर ही विश्वास करो तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? तारा ने समझ कर भी प्याले की चाय में चम्मच से भौं डालते हुए पूछा, क्या अभिप्राय, किस बात पर? और असद की ओर पल भर के लिए आंखें उठाकर देख लिया। असद ने तसली समेत प्याले को उठाकर उत्तर दिया, तुम्हें नाराज देखकर मैं व्याकुल हो गया था। तारा ने गहरी सांस लेकर सिर झुका लिया और फिर साहस कर असद की आंखों में देखा और फिर आंखें झुक गई। तारा कुछ देर आंखें झुकाए चाय की घूंट भरती रही और अपने चेहरे पर असद की दृष्टि अनुभव कर उसे बार बार रोमांच हो रहा था। असद के सब सुनाई दिए। मेरा विचार था कि अपने मन की बात अपने तक ही रखूंगा, पर तुमने वो निकाल ही ली। तारा ने फिर पलकें उठाकर असद की आंखों में देखा और कई पल तक आंखें मिला रही और फिर आंखें मूंद ली, जैसे धीरे धीरे भरे घूंटों की निगल रही हो। एक बात बताऊं? तारा ने कांपते हुए स्वर में पूछ लिया और लज्जत से गुलाबी हो गई। दोनों अनेक पल चुप रहे। जरूर, असद ने खाली प्याला मेज पर रखकर उत्तर दिया, नहीं कह सकूंगी। तारा का चेहरा लाल हो गया। बताओ ना, असद ने आग्रह किया। तारा ने दूसरी बार चाय के प्याले भरते हुए सकुचाते कहा, जिस दिन आप डॉक्टर साहब के यहाँ आए थे, आपके जाने के बाद डॉक्टर साहब ने जानते हैं वो क्या कह डाले? तारा रुक गई। क्या? असद ने चिंता से पूछा और आग्रह किया, बताओ ना। तारा ने चेहरा झुकाए पलके उठाकर कहा, उन्होंने कह दिया था। तारा अटकी। हाँ कहो। असद ने सहायता दी। तारा कहेगी कि दैट आई लाइक यू, कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। असद की आंखें चमक उठी और उसने पूछा, तो तुमने क्या कहा? हाय, मैं क्या कहती, शर्म के मारे मर गई। तारा ने उत्तर दिया और फिर विस्मय प्रकट किया, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें बुरा लगा? नहीं तो, पर उन्हें ऐसा ख्याल क्यों हुआ? कुछ देर तक दोनों डॉक्टर के विषय में बात करते रहे। असद ने बात बदली, उस दिन मैंने पूछा था तुम्हारे विवाह का निर्णय माता पिता करेंगे या तुम स्वयं? तुमने कहा था बताऊंगी। उत्तर में तारा ने सोमराज के संबंध की बात बताकर, भाई चाहते हैं ये संबंध टूट जाए। ठीक है, पूरी जरूर यही चाहेगा, और क्या चाह सकता है? कुछ पल चुप रहकर पूछा, बताओ। बताया नहीं, निर्णय कौन करेगा? तारा चाय के प्याले प्याले में देखती रही। नहीं बताना चाहती? असद ने कांपते स्वर में पूछा।
तारा ने ओठ काट कर उत्तर दिया, उसके खिलाफ क्या? हमारे निर्णय से क्या होता है? तो किसके निर्णय से? असद ने कुछ घबराहट से पूछा। क्या माता पिता के निर्णय से होगा? तारा मौन रहेगी। उत्तर तो दो, असद ने पिघले हुए स्वर से प्रार्थना की। तारा ने सहसा असद की आंखों में देखा और कह डाला, आपके। और फिर उसका सिर लज्जा से मेज पर झुक गया। असद के श्वास की गति बढ़ गई। कुछ देर चुप रहा और सोचकर बोला, मेरा निर्णय बताने की जरूरत है, लेकिन बीच में संप्रदाय, धर्म और विरासत की बहुत बड़ी खाई है तो उसे लांघ सकोगी? तारा ने कुछ देर सोचकर कहा, हम लोग इन खाइयों को मानते कहाँ हैं? तो लांघ सकोगी, विश्वास है। असद का स्वर भारी हो गया। तारा फिर कुछ देर मौन और गंभीर रहकर अपने नाखूनों की ओर देखती हुई बोली, आप हाथ पकड़ेंगे तो लांघ जाऊंगी। असद जयदेव की बात करने लगा। पुरी और कनक का मामला काफ़ी सीरियस चल रहा है। कैसे? उन्हें कई बार साथ देखा है। दोपहर को प्रायः इसी जगह आती है। वह मूड भाव भला छिपता है, पर कनक लड़की भली है। वो तो काफ़ी फ्री है। हाँ, पर सिंसियर है। गुड्डू तो कुछ और कह रही थी। तारा ने रहस्य के स्वर में संदेह प्रकट किया। दोनों पुरानी सहेलियां हैं। सैमुअल की बात कह रही होंगी। सैमुअल बेईमान है। हम लोगों ने ही तो उसका भांडा फोड़ा था। कनक तो सिंसियर थी। बेचारी ने बहुत शौक धक्का फील किया। और पूरी के राइटिंग लेखों से प्रभावित है। पर क्या तुम्हारा ख्याल नहीं कि तुलना में पूरी का कद जरा छोटा है? बराबर से ही लगते हैं। हाँ, न जाने क्यों भाई का कद छोटा रह गया। और इससे क्या? करण जिस बात से प्रभावित है उसमें तो भाई जीनियस है। नो डाउट, असद ने अंग्रेजी में स्वीकार किया और बोला, पर पत्रकारिता के काम में उसे मौलिक लिख सकने का अवसर तो कम ही मिलता होगा। जिन दिनों और दोपहर बाद या रात की ड्यूटी होती है लिखते तो रहता है। मैं सोच रहा हूँ लॉ करके प्रैक्टिस का क्या अवसर होगा। गुरदासपुर में कोशिश करूँ तो कुछ हो सकता है, पर मैं लाहौर नहीं छोड़ना चाहता। अफूस नाथ नहीं, लाहौर नहीं छोड़ना। तारा मुस्कुराकर अधिकार से बोली, किसी कॉलेज में जगह मिल जाती तो अच्छा था। इस्लामिया कॉलेज में हो सकता है, पर वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। कभी सोचता हूँ जर्नलिज्म में ही कोशिश करूँ। असद ने उसी सांस में पूछ लिया, तुम एमए ज्वाइन करोगी ना? मैं तो बहुत चाहती हूँ, परंतु संभव नहीं होगा। तारा ने बीए में दाखिल होते समय सामने आई कठिनाई और सोमरात के उसे पढ़ाई समाप्त कर देने वाली बात के बारे में बात किया। भाई की बल पर इतना हो गया, आइंदा क्या हो सकता? असद ने अंगूठा दांत से दबाकर सोचा और बोला, तुम्हें एमए ज्वाइन करना ही चाहिए। उस मामले को समाप्त करने का यही सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, तुम स्कॉलरशिप के लिए कोशिश क्यों नहीं करती? तुमने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स तो लिया ही हुआ है। मैंने भी तो स्कॉलरशिप के सहारे ही एमए किया। इतने में कैसे कर सकूंगी? उसके लिए पुस्तकें और फिर यूनिवर्सिटी में टॉप करना होता है। केवल अपने कॉलेज की बात तो नहीं है। वो तो बिना सहायता मिले हो भी नहीं सकता। वो संभव कैसे होगा? तारा ने व्यवस्था प्रकट की। तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, उसका एक गुर है। बीए ऑनर्स का पेपर तो डॉक्टर प्राण ही सेट करते हैं ना। मैंने यही किया था। प्रति सप्ताह स्टडी के लिए उनसे परामर्श लेने चला जाता। वो जो कुछ इम्पोर्टेंट समझाते, पढ़ने के लिए वो कह देते, उसी को गाइडेंस मान लेता। तुम्हें वो कभी इनकार नहीं करेंगे। रविवार उसके यहाँ हो आया करो। मैं तो हूँ ही। इस समय बीए के एक लड़के के ट्यूशन को कर रहे हैं। कर मतलब कि बीए वो कहते हैं कि इस समय भी बीए का एक लड़की के ट्यूशन कर रहा हूँ मैं। वो भी अब संभव नहीं है। तारा ने डॉक्टर डॉक्टर के यहाँ अपनी ट्यूशन समाप्त हो जाने के कारण बताकर कहा कि मैं वहाँ पे अब कैसे जा सकती हूँ। नेवर माइंड, मैं या पूरी प्रोफेसर से तुम्हें सहायता देने के लिए अनुरोध करे तो तुम्हारे लिए वो अपने डिपार्टमेंट में ही कुछ देर ठहर कर समय दे देंगे। मैं तो हूँ ही। पूरी से तुम बात कर लो। प्रिपरेशन के लिए छुट्टी तो हो ही जाएगी। पूरी कहे तो मैं तुम्हारे यहाँ भी आ सकता हूँ। हमारे यहाँ तो बैठने के वही स्थान नहीं है, तो तुम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में आ जाया करो। तुम्हारे लिए कुछ कठिन नहीं है। स्कॉलरशिप ना ले सकी तो भाई क्या कहेंगे? मिलने का उपाय रहेगा। असद ने मुस्कुरा दिया। उसके लिए जो कहो। तारा मान गई। अच्छा, भाई से बात करूंगी। तारा घर लौटी तो माँ को परेशानी और जुझलाहट में देखा। मुन्नी दांत निकाल रही थी। तबीयत ठीक ना होने के कारण वो माँ का गोद छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उषा ने लड़की को गोद में लेने के लिए तैयार थी ना चौके का काम संभालने के लिए। वो अपना स्कूल का काम कर रही थी। मास्टर जी ट्यूशन से लौटने वाले थे। तारा ने माँ से कहा, तुम मुन्नी को लिए रहो, चौका मैं देख लूंगी। वो कपड़े बदल कर भोजन बनाने में लग गई। मन कल्पनाओं में इतना उलझा हुआ था कि तरकारी बनाने के लिए मटर मटर छिलने लगी तो बार बार दाने छिलकों में डाल देती और छिलके थाली में। तारा ने भोजन तैयार कर लिया। मास्टर जी ट्यूशन से थके और भूखे लौटते थे। कपड़े बदल तहमत बाद हाथ मुंह धोकर प्रभु तू है कहते हुए चौके में आ गए। तारा ने गरम गरम खाना उनके सामने थाली में परोस दिया। मुन्नी का आँख मुन्नी की आंख लग गई। तारा की माँ उसे कंधे पर लिए मास्टर जी के समीप आ बैठी। पति को भोजन कराते समय ही पत्नी के लिए सुविधा से बात करने का समय होता। तारा की माँ ने कहा, भरजाई यानी भाभी आज दोपहर फिर आई थी। टीकाराम की घरवाली भी अपनी भाभी की लड़की के बारे में जवाब के लिए पीछे पड़ी हुई है। एक ही लड़की है, मकान जायदाद भी है। तुम तो काके यानी बेटे को कुछ समझाते हुए नहीं हो। मैं जब बात करती हूँ तो मुझे तो कह देता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मास्टर जी घास चबाते हुए सुनते रहे और फिर बोले, तुम्हारे सामने ही उस दिन की बात थी। लड़की के दिल में जाने का ख्याल है। कुछ दिन और
ठहर क्या जाऊं? भरजाई के सामने मैं क्या कह सकती हूँ? काके को 100 बात कह गई हूँ, क्या किसी जज बैरिस्टर की लड़की से शादी करेगा? गली की स्त्रियां चैन लेने दे तब ना। सभी कहती है 25 का हो गया, उसका मन शादी के लिए क्यों नहीं करता? मास्टर जी फिर ग्लास चबाते हुए सुनते रहो। उत्तर दिया, अगर उसके पसंद की कोई अच्छी मिलेगी तब ना। मुझसे क्या कहेगा? कम से कम तुम अपने भाई जी को तो समझा ही दो कि लड़का ठहरने को कह रहा है तो जल्दी ना करे। भगवंती ने कहा वे लोग शगुन देने के लिए घर पर आ जाएंगे तो क्या होगा? तारा अब तक चुपचाप फुलके सेकती जा रही तो मास्टर जी को थाली में फुलका समाप्त होते ही दूसरा रख देती है। अवसर देख कर बोली, पिताजी आप ताया जी से कह दीजिए कि वो भाई से ही बात कर लें, भाई अपने आप जवाब दे देंगे। हाँ ठीक तो है, मास्टर जी ने पत्नी को उत्तर दिया, तुम भाभी जी से कह देना। तारा ने उन्हें बचत का मार्ग सुझा दिया। मास्टर जी लंबे डकार के साथ ओम शब्द का उच्चारण करके भोजन से उठ गए। प्रभु तू ही तू है कहते हुए बरामदे में खाट पर जा लेटे। तारा ने अवसर देकर माँ को समझाया, माँ तुम इन लोगों के बताए संबंध स्वीकार न करना, भाई लड़की देखे समझे बिना कहीं सगाई नहीं करेंगे। माँ ने रहस्य के स्वर में बताया, लड़की दिखा देने के लिए तो वे लोग तैयार हैं, बर्दवान स्कूल में पढ़ने जाती है, रास्ते में देख सकते हैं, तू भी देख लेना कैसी है। ये क्या देखना हुआ? तारा ने असंतोष प्रकट किया। न बात न चीत, ये कौन सा देखना? एक आंख देखकर कोई किसी को क्या समझ सकता है? अब तो लोग सगाई से पहले कई बार मिलते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। माँ ने फटकार के संकेत से उंगलियां झटक कर कहा, फेटे मुंह, ये क्या सगाई क्या हुई? ये तो आसनाई हुई। ऐसा अनारकली ग्वाल मंडी माल रोड के घरों में होता होगा, यहाँ गली मोहल्ले के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वाह, इसमें क्या बुराई है, भाई तो ऐसी ही लड़की से शादी करेंगे। तारा ने निश्चय के स्वर में कहा और परात में चिपका आटा कुरसने लगी। तू जानती है? माँ ने स्वर धीमा करने के लिए ओठों पर हाथ रखकर फुसफुसाहट के स्वर में पूछा, बता तो सही कैसी लड़की है, कौन लोग हैं? लो मैं क्या जानूं, तारा मुस्कुराकर बोली, लड़की सुंदर है, एमए में पढ़ रही है। कौन लोग हैं? माँ ने फिर पूछा। तुझे मेरी कसम, तारा ने माँ की आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, भाई से मत कहना मैंने कुछ कहा है, और बता दिया बहुत भले और बहुत बड़े लोग हैं, दत्ता हैं। दत्ता? माँ की भौं चढ़कर माथे पर त्योरियां पड़ गई, गाल पर हाथ रखकर बोली, हाय दत्ता तो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण खत्री का क्या जोड़? ऐसा कभी सुना है? माँ तू भी क्या बात करती है, उस लड़की की बड़ी बहन की शादी अरोड़ों में हुई है। तारा ने माँ के अज्ञान के प्रति करुणा प्रकट की। आजकल हिंदू मुसलमान के ब्याह हो रहे हैं, महात्मा गांधी के लड़के ने ब्राह्मण की लड़की से और पंडित नेहरू की लड़की ने पारसी से शादी की। हिंदू पारसी मुस्लिम में क्या फर्क, आदमी आदमी तो सब एक है। ले, ये क्या मैं नहीं जानती? माँ मुन्नी को कंधे पर संभालते हुए बोली, पीपल बैंक वाले लाला हरकिशन लाल के लड़के ने मुसलमानी से ब्याह किया था, दीवान चमन लाल ने किया था, पर बेटी उनकी दूसरी बात है। वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग गली मोहल्ले और बिरादरी से बाहर जा सकते हैं, उनके क्या पर लगे हुए हैं? तारा बोल उठी, हमारा भाई किसे कम है? जीने से चढ़ने की आहट हुई। तारा जयदेव के कदम पहचान गई। भाई जी आइए, गरम गरम परोसो। तारा ने भाई के ऊपर आते ही पुकारा, अच्छा आता हूँ। जयदेव पतलून उतर कर तहमत बांधने लगे, पालथी मार कर बैठ गए। कीच खराब ना हो जाए इस बात का भी उन्हें बहुत ध्यान रहता। वही सूट पहनकर वह कनक से मिलने जाते थे। नीचे गली से टीकाराम की गली को गुजाती क्रोध भरी आवाज सुनाई दी, इस बेशर्मी का क्या मतलब है जी? हम सिर तोड़ देंगे, बेचारी को असहाय विधवा समझकर उसकी बेइज्जती करता है। घसीटा राम लोहे वाले की घबराई हुई आवाज आई, देखो जी, खामखा तोहमत लगाता है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं तो। टीकाराम की बहू जीवा झिंगुर की तरह तीखे स्वर में चिल्लाई, तुम कौन हो उसकी लड़की को रबड़ी का दोना लाकर देने वाले? उसकी उम्र की तेरी अपनी धन्नो है, शर्म नहीं आती तेरे को? मेवाराम और डॉक्टर प्रभुदयाल के भी बोलने का स्वर सुनाई दिया। जयदेव आसन पर न बैठ नीचे गली में उतर आया। मास्टर जी भी नीचे आए, मामला देखने समझने चले गए। उषा और हरदेव की तमाशा देखने खिड़की में भी आ गए। यानी उषा और जो हरदेव थे वो लोग भी आ गए देखने के लिए। माँ ने उन्हें टोका, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? तारा इन्हें खिला दे। कई दूसरे लोगों के स्वर के साथ खुशहाल सिंह की गरज भी सुनाई दी, लालाजी ब्लैक का रुपया तुम्हें चैन नहीं लेने देता, दूसरों की इज्जत तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं है, गली की बहन बेटी पर बदनजर कर रहे हो, जान पड़ता है हमें अब वर्ती नहीं, इस धरती से तुम्हें बोझ, तुम जैसे बोझ को उठाना ही पड़ेगा। नीचे जयदेव का गंभीर स्वर सुनाई दिया, चाचा जी बात क्या है? रतन का भी स्वर सुनाई दिया, भप्पा कहो तो लाला जी की कुछ सेवा कर दी जाए, इसे अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है। तारा की माँ मुन्नी को कंधे से लगाए खिड़की के समीप जाकर बोली, पीतो की माँ, हुआ क्या? घसीटे भाई ने क्या कर दिया? करतारो गली की दूसरी ओर बिपनी खिड़की से स्वर दबाकर इतने धीमे बोली कि कोठरी के भीतर बैठी तारा भी सुन रही थी। ये भैंडा यानी खराब आदमी चोरी चोरी पुरनदेही की लड़की को रबड़ी के दोने लाकर देता है। पुरनदेही एक बार लड़की को पीट भी चुकी है, बेचारी विधवा क्या करे, कर्मों को रो रही है। पुष्पा भी बोलने लगी, इस तरह गली की बेटी को बिगाड़ने का क्या मतलब? पर लड़की भी तो दूध पीती बच्ची नहीं है, 16 से क्या कम होगी? वो क्यों ले लेती है, क्यों समझती नहीं है बसंत कौन ने आपत्ति की? तू नहीं जानती, बड़ा हरामी है वो भी, बल्लो बल्लो बिटिया बिटिया कहकर सिर पर हाथ फेरते फेरते गालों को पुचकारने लगता है, लड़की इस उम्र के आदमी को क्या कहे?
आखिर लड़की तो लड़की है, वो लालच में आ भी गई तो इस घूंसट का तो शर्म हया करनी चाहिए। उसकी अपनी इस उम्र की लड़की है, उसके लिए जैसी धन्नो वैसी ही सीता होनी चाहिए। तारा कौतूहल के कारण उसकी ओर कान लगाए थी। इसे धूल ही फाकनी है, तुम्हारा गली से बाहर जाकर जो चीखा है वो करे, राम प्यारी बोले। गली की बहन बेटी का इज्जत का ख्याल तो करना चाहिए। घसीटा तो बुरा है ही, पर बसंत कौर झिझकते हुए बोली, कहते हैं ना चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली को बुलाओ तो वह दूध की हांडी में भी मुंह मारेगा ना। ये तो मैं जानती हूँ कि पूरनदेही घसीसे से उधार लेती है, छाछ भी उसी के घर की बली लगती है। वो वापस मांगता है तो हंसकर कह देती, तुम्हें कौन कमी पड़ रही है लाला जी। पर तानू ने टिप्पणी की, वो ब्लैक वाला आदमी है ना, माँ को मूल में और बेटी को सूद में समेटेगा। राम राम, तारा की माँ ने कहा, ऐसे आदमी तो गली को डुबो देंगे, हम तो समझते थे बेचारी गरीबी की मारी है। तारा फुल के सेक सेकर उषा और हरदेव को देती हुई ये सुनकर सांझ की बात याद कर सोच रही थी, बाबा किस तरह पढ़ाई पूरी करूं तो इस गली के नरक से छुटकारा मिले। करतारों ने फिर राय दी, बहन गरीबी की मारी तो है ही, ये बात ना होती तो गली में पूरनदेही के लिए गीले कूड़ों की बोरी जैसा घसीटा ही रह गया था। किसी दूसरे भले आदमी की तरह नजर उठाती। चुप पिट में तारा की माँ करतारों को डांट कर पीछे हट गई। ये सांझ ही झगड़ों की है। घसीटा राम गली के लोगों के बीच क्रोध के सामने दुख दबाकर अपने घर में जा छिपा। मास्टर जी, बाबू गोविंद, जयदेव भी ऊपर आ गए थे। रतन ने जीना चढ़ते समय नीचे सांकल लगा दी थी। जयदेव भोजन के लिए चौके में चटाई पर बैठ ही रहा था कि नीचे गली में किवाड़ों की सांकल खटकी और साथ ही पुकार सुनाई दी, जयदेव बेटा, तारा। भगवंती मुन्नू को बरामदे में, जो मुन्नी थी यानी उनकी छोटी बच्ची जो थी, बरामदे में मास्टर जी की खाट पर सुलाकर चौकी की ओर आ गई। उसके मुख से और तारा के भी मुख से सहसा निकला, भ्राजी यानी उनके ताया जी आ गए थे। ताया जी यानी मतलब वही राम ज्वाया करके जो उनके बड़े भाई थे। भागवंती ने तुरंत कहा, हरिये यानी हरदेव, दौड़ कर जा दरवाजा खोल, और स्वयं मास्टर जी की ओर बढ़कर सूचना दी, मैंने कहा था ना भाजी आए हैं, यानी वही भाई जी। उसे तुरंत बरामदे से एक खाट कोठरी में ले आई और उस पर दरी बिछाने लगी। जयदेव चौके से कोठरी में आ गया। बाबू राम जोया का छोटा भाई के यहाँ जाना यानी लुभाया तो छोटे भाई थे, उनके यहाँ जाना साधारण बात नहीं था और वो बड़े आदमी भी थे। जयदेव ने आधे झुककर पाय लगाना किया। लड़कियों ने केवल हाथ जोड़कर मुख से नमस्ते की, परंतु भागवंती ने माथा आंचल से ढककर उनके चरण छुए। मास्टर जी ने उन्हें नमस्ते कर खाट पर बैठने का संकेत दिया। भागवंती उषा से बोली, चूल्हे से अंगीठी में कोयले डालकर ताया जी के पास रख दे। बाबू राम जो है कीमती कश्मीरी गुस्से ओढ़े हुए थे। गुस्से को शरीर पर कसते हुए बोले, ना बेटा कोई जरूरत नहीं, आज तो ऐसे ही सर्दी नहीं है, मेरा गुस्सा खूब गर्म है। उन्हें बारी बारी से सब बच्चों की सेहत का हाल पूछा। तारा रसोई में बैठी हुई थी। जयदेव उषारदेव समीप आ गए। तुम सुनाओ एडिटर साहब, राम जोया ने जयदेव को व्यंजना से संबोधित किया। इतनी बार कहला कहला कर बेचा है, आपको ऊंची गली तक पहुंचने की तो फुर्सत ही नहीं है। हमने कहा साहब नहीं आ सकते तो हम ही चलते हैं। ताजी पिछले सप्ताह मेरी तीसरे पहर 2 बजे से रात के 9 बजे तक की ड्यूटी है, आज ही बदली है। जयदेव ने क्षमा मांगने के लिए कहा, मैं सोच ही रहा था कि कल संध्या सेवा में उपस्थित होऊंगा। हाँ भाई, बड़े आदमी हो गए हो ना, तुम्हें छुट्टी कैसे मिलेगी, राम जोया बोले। हम तो कहते हैं कि तुम और भी बड़े आदमी बनो, तुम्हारा नाम और इकबाल खूब बढ़े, लेकिन घर बार जमाने की बात भी तो सोचो। उन्होंने मास्टर जी का समर्थन करने का संकेत दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई जी, मास्टर जी ने समर्थन किया। बताओ भाई, फिर उस मामले में खोसलों का क्या जवाब दे, राम जोया ने जयदेव को सुनाकर मास्टर जी से पूछा। शीलू की माँ आज भी तुम्हारे यहाँ आई थी, कहती है तुम लोग को जवाब ही नहीं देते, ये मामला है क्या। ये आपके सामने खड़ा है, आप ही पूछ लीजिए। यानी उनके पिता जो है राम लुभाया अपने बेटे जयदेव के लिए कहते हैं अपने भाई से कि तुम ही पूछ लो कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। मास्टर जी जयदेव की ओर घूम के बोले, भाई ताया जी क्या पूछ रहे, जवाब तो दो। सब कुछ करने वाला तो वो ही है। राम जोया ने छत की ओर हाथ उठाकर संकेत दिया और बोला, अरे भले आदमी, सब बातों का समय और उम्र होता है, तरक्की तो होती रहेगी। क्यों मास्टर, हम लोगों के ब्याह हुए थे तो 30 रुपए तनख्वाह पाते थे, ये तो 100 रुपए पा रहा है, पर भाई तब के 25 आज के 100 से अच्छे थे। खैर परमेश्वर करेगा, तरक्की भी होगी, लक्ष्मी भी आएंगी। लक्ष्मी तो मर्द औरत दोनों के भाग से ही होती है ना, लक्ष्मी का भाग होगा तो उसके पाँव घर में पड़ते ही 100 के 2 हो जाएंगे। तो क्या बात करता है, वो तो खुद लक्ष्मी साथ लेकर आएगी। ताया जी जल्दी क्या है, अगले साल कर लेंगे, जयदेव कहता है। राम जोया ने जयदेव को टोक दिया, हे पागल को देखो, फिर से अगले साल की बात करता है, वे लोग लड़की को लेकर बैठे रहेंगे। उन्होंने मास्टर जी की ओर देखकर स्वर ऊंचा किया, तुम्हें अपनी लड़की का भी ब्याह करना है ना, मुझे तो उसी का फिक्र है। ये ब्याह पहले कर ले तो इस ब्याह के सहारे लड़की का ब्याह हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास है क्या। तो इनके भाई जो है यानी जयदेव के पिता मास्टर लुभाया कहते हैं, सच है जी। मास्टर जी ने स्वीकार किया और भागवंती ने भी हामी भरी कि हाँ भाई जी ठीक कहते हो, मेरे पास है ही क्या। राम जो है समझाने के लिए दाएं हाथ का पंजा दिखाकर बोले, शीलो के ब्याह में गिनकर 8,000 लगा मेरा। तुम कुछ नहीं करोगे तो लड़की के हाथ पीले करने के लिए कलाइयों और गले में कुछ तो जेवर दोगे।
11-13 जोड़े कपड़े भी तो दोगे, बारात को खिलाओगे पिलाओगे, इस ज़माने में कम से कम 4 तो लग ही जाएँगे। बिरादरी में नाक तो रखनी होगी, कहाँ से आएगा 4? राम जो है ना हाथ फैलाकर पूछा। तुम्हें इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता, ये तो इसका भाग है। उन्होंने जयदेव की ओर संकेत करके कहा, माँ बाप की अकेली लड़की है, ना कोई भाई ना बहन। लड़की का अपना मकान है, उसी की माँ का क्या है। वो सब कुछ लड़की को ही दे देंगे, 5,000 तक तो नगद देने के लिए कह रहे हैं, इसलिए परेशान फिर कर रहा हूँ। फिर ये ब्याह हो जाए, इससे सारी लड़की का भी काम हो जाएगा और भी इज्जत से। ताया जी, ब्याह मकान जायदाद से तो नहीं करना मुझे। जयदेव ने कहा कि हमको ब्याह करना है तो कोई जमीन जायदाद से तो ब्याह करना नहीं है। तू किसी भिखारी की लड़की से ब्याह करेगा क्या? तेरी बहन का ब्याह कैसे होगा? राम जोया ने मास्टर जी की ओर देखकर कहा, देखो ये कैसे बात कर रहा है, एडिटर साहब है ये। उन्होंने फिर जयदेव को संबोधन किया, तुझे पढ़ाने लिखाने में आदमी बनाने में हमारा मास्टर का कुछ खर्चा नहीं आया क्या? तू ऐसे ही इतना बड़ा हो गया। उसका लड़की वालों का कोई फायदा होगा कि नहीं? लड़की के सुख के लिए उसके माँ बाप अच्छा लड़का देखेंगे तो लड़के की तालीम के खर्चे में लड़की की सारी उम्र सूखी रह सकने के लिए कुछ मदद नहीं करेंगे? हमने शीलो के ब्याह में दिया था नहीं। तेरा बाप तो सारी उम्र दुख सह सह कर इस दिन की आस करता रहा और तू उसके किए कराए पर पानी फेर रहा है। क्या तेरे हाथों में कारू का खजाना है? तो निकाल 40-50 हजार। देखे, जगमोहन ऐसी बात करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। राम जो आया बहुत क्रोधित हो गए। जयदेव ने देर रहने के लिए दोनों बाहें सीने पर बांध कर उत्तर दिया, ताया जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहली बात तो लड़की की है। मैं लड़की को जानता बूझता नहीं, जाने कौन है कैसी है। क्या बक रहा है तू? राम जो है और ऊंचे स्वर में बोले, कैसी होती है लड़की? उसमें जानने बूझने की बात क्या होती है? तुझे भले घर की लड़की से शादी करनी है ना, अनारकली और माल रोड की सैर करने वाली तो नहीं। और शादी से पहले लड़की को कौन जानता बूझता है? लड़के का खानदान देखा जाता है, खानदान की हैसियत देखी जाती है। वो हमने देख ली है, तेरे देखने का समय आएगा तू भी देख लेना। जयदेव फिर बोला, लड़की की उम्र ही क्या है, मेरी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। फिर वही बात। राम जोया बोले, तू क्या बुढ़िया से भी आएगा? कम है तो और अच्छा है, ज्यादा उम्र की लड़की का एतबार क्या? लोग तो ढूंढ कर ही उम्र को यानी कम उम्र की लड़की को करते हैं। तेरे लिए देर तक जवान रहेगी, आज 16 की है। देखिए कितनी मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सोच कैसे लोगों की है। जयदेव तो अपनी बात रख रहा है, वो तो सही रख रहा है, लेकिन उसके जो ताऊ जी है वो कह रहे हैं कि तुझको कम उम्र की लड़की से विवाह क्यों करा रहे हैं? उम्र को तेरे लिए तू हमेशा जवान रहेगी, आज 16 की तो कल 17 की, परसों 18 की। सीलो का ब्याह हमने 17 में किया, तो तुम्हारी अकल उल्टी ही चलती है। जयदेव इस पर भी नहीं दबा, बोला लड़की 16 की है तो आखिर कब क्या पढ़ी लिखी होगी? मैं ऐसी लड़की से क्या शादी करूंगा? लड़की अपनी कुछ जिम्मेदारी तो समझ सके। तुझे बीए पास लड़की चाहिए? बीए पास लड़की क्या पढ़े पढ़ाए जाने की? रामजोया क्रोध में उबल पड़े। मास्टर जी का सिर झुक गया। भागवती ने उस ओर पीठ कर ली और उषा को संकेत किया कि वो वहां से चले जाए। रसोई में बैठी तारा का भी सिर झुक गया। रामजोया मास्टर जी की ओर देखकर बोलते गए, ये नहीं चाहता तो हम ही को क्या मुसीबत पड़ी, तुम देख लो। हम तो ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि लड़की का भी काम हो जाता और तुम लोगों की नींव बच जाती, तुम्हारी उम्र भर की कमाई का कुछ तो फल मिलता। लाला सुखलाल तो जल्दी ही ब्याह मांगेगा और वह अब तक भी क्या ठहरता। उस मामले को 8-9 महीने हो गए हैं। गवर्नमेंट को कुछ झगड़ा करना होता तो अब तक पता लग जाता। अच्छा मैं अब चलता हूँ, अपनी किस्मत बनाना बिगड़ना अपने हाथ में होता, हमारा वो हाल ना हो कि होम करते हाथ जले। राम जोया उठकर चले तो मास्टर जी उन्हें ऊंची गली तक छोड़ आने के लिए तैयार हुए, परंतु जयदेव ने उन्हें रोका। आप सर्दी में कहाँ जाएंगे, मैं ही छोड़ आता हूँ। ताऊ जो है बाबू राम जोया के ऊंचे नीचे बोलकर धमकाने से भी जयदेव को अपनी बात पर अड़िग रहकर देखकर तारा के मन में भाई के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ कि उसका अपना साहस भी बढ़ा। दूसरे दिन तारा ने माँ के सामने ही पूरी से अंग्रेजी में बात की। असद भाई का ख्याल है कि स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करूँ, कह रहे थे आप प्रोफेसर साहब से सप्ताह में एक दिन गाइडेंस देने के लिए कह दे तो यूनिवर्सिटी में उनके डिपार्टमेंट में चली जाया करूँ। जयदेव भोजन कर रहा था, बोला विचार तो बहुत अच्छा है पर पहले सोचना चाहिए था। पहले सोचा होता तो तुम्हारे लिए क्या कठिन था। प्रोफेसर से मैं कहूँगा तो मेरी बात तो रखेंगे, पर अब 2 महीने का भी समय नहीं रहा। इसके लिए तो लोग 6-6 महीने से पहले स्टडी करते हैं, ट्यूशन भी लगा लेते हैं, अब कैसे हो पाएगा? कह रहे थे परीक्षा तक रोज कुछ समय दे दिया करेंगे। कौन? असद वह तो ट्यूशन लेकर पढ़ाता है, सुना है 60 लेता है। मुझसे क्या लेंगे? स्वयं ही सहायता करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? पार्टी का मेंबर बना लेना चाहता है? वह कम्युनिस्ट सभी तरह के जाल फेंक लेता है। जबरदस्ती तो बना नहीं लेंगे, ये तो इच्छा और विश्वास की बात है। आधा विश्वास तो तुम्हें हो चुका होगा, तुम्हारी गिनती फेलो ट्रेवलर से यात्रियों में तो करते ही होंगे। पुरी ने ताना दिया और पूछा, असद यहाँ आकर कहाँ पढ़ा सकेगा? हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में ही ठीक रहेगा, दोपहर बाद पढ़ा लिया करूँगी। 8-10 दिन में प्रेपेट लीव कहते हैं कि प्रिपरेटरी लीव हो जाएगी तो फिर जिस समय सुविधा होगी देख लेंगे। मुझे क्या आपत्ति, पर समय बहुत कम है, कोशिश कर देखो। मार्शल और गीत की किताबें मैं काली से ला दूंगा।
प्रोफेसर साहब से भी कहो आज ही बात कर लूँ। पुरी ने स्वीकार कर लिया। तारे ने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। असद लगभग 1 घंटे तक उसे लाइब्रेरी के बरामदे में अरसास पढ़ाने लगा। तारे की कक्षा के बालमुकुंद ने ये देखा तो असद से अनुरोध कर वो भी बैठने लगा। बालमुकुंद भी बहुत गरीब था, स्वयं ट्यूशन पढ़ाकर ही अपना खर्च चला रहा था। सादा था, पढ़ने में अच्छा होने पर उसे विशेष मनोयोग से अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। असद इनकार नहीं कर पाया। एक दिन बालमुकुंद किसी अनिवार्य कारण से पढ़ने के लिए नहीं आ सका। असद और तारा सास की पढ़ाई आरंभ की, दूसरी बात में उलझ गए। बात कुछ भी नहीं थी पर समाप्त भी नहीं हो रही थी। तारा ने कहा, मेरे कारण बेचारे बालमुकुंद का भी कुछ भला हो गया। अपना भी भला है, असद बोला। वो साथ रहता है तो लोगों को बात बनाने में कुछ रुकावट रहती है। ये कहो कि उसकी उपस्थिति से पढ़ाई तो होती है, आज कहाँ पढ़ी? तारा लजाकर हंस दी। वरना होता तो पढ़ाई नहीं होती। मैं पढ़ाई बिना छोड़ता नहीं और तुम जैसे बड़े अल्हड़ हो। एक दिन की बात और है। अच्छा अब शुरू करें। आपकी बात दूसरी है, एक मत दूसरे कम्युनिस्ट पत्थर की तरह कड़े। क्या मतलब? यही सामने ना टो तो कभी याद भी नहीं करते होंगे। हमें तो घर में पढ़ते पढ़ते भी याद आ जाती है, तो बस पढ़ाई में ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। जी हाँ, हम आदमी थोड़े ही हैं तुम्हारे लिए याद करने और चाहने लायक यहाँ है ही क्या। हमें तो लोग मजाक में मूर कहते हैं और तुम्हें डेस्टिमोना। सब। तारा लाल से गुलाबी हो गई। कौन कहता है? बड़े बड़े घांग लोग हैं, ये जुबेदा नरेंद्र महाजन। हाय, हम तो भाई और कनक की तरह कभी घूमने भी नहीं गए। लोगों को ईर्ष्या तो होती है। सच? किसे? सुरेंद्र को? अरे किसकी बात जाने दो, समझाने से समझ जाती है। खन्ना है, हीरा सिंह है, तुम लोगों को अवॉइड ना किया करो। अवॉइड कब करती हूँ, परंतु थोड़ा रेजर भी रहना चाहिए, नहीं तो जानते हो ना। यहाँ पे शेक्सपियर की 2 पाठ टेस्टिमोना विशेष सुघड़ और सुंदर थी। ओथेलो उपमूर युग परंतु कुरूप था, उसके पात्रों का जिक्र किया गया है। सुनो, तुम कहती हो याद करने की बात, मैं तो सोचने लगा हूँ कि अपनी परीक्षा के बाद गुरदासपुर जाकर अप्रेंटिस शुरू कर दूँ। कुछ पैसा हाथ आने लगे तो तुम्हारे लिए घोंसला बनाना शुरू करूँ। ब्याह के निश्चय से घोंसले की भी जरूरत हो ही जाती है, पंछी भी तो यही करते हैं, सब बात है। आई डू नॉट वॉन्ट टू वेट वेरी लॉन्ग, बहुत दिनों तक प्रतीक्षा नहीं हो पाएगी। तारा ने असद की आंखों में देख सहानुभूति और अनुमति का गहरा सांस ले लिया। तुमने कभी इस बारे में पुरी का रुख ढूंढने का यत्न किया? असद ने पूछा। अभी कहा, तारा सोचकर बोली। वैसे तो पक्के फ्री थिंकर हैं, सांप्रदायिकता से चिढ़ है। कनक वाला मामला हो जाए तो स्वयं बात बन जाए। ये सोचती हैं कि अगर भाई का मामला उधर सेट हो जाएगा तो इन लोगों का भी सेट हो जाएगा। देखिएगा आगे उपन्यास में होता क्या है। उपन्यास तो 2 भागों में है और अपने आप में पहला वतन और देश करके, फिर देश का भविष्य करके है। और बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। पूरा उपन्यास ध्यान से सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।